हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका IS पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो मैं सोनाली आपकी इम्पोर्टेंट क्लास लेती हूँ। तो हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो होगा भारतीय संविधान में भाषाएं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी कि भारतीय संविधान में कुछ भाषाओं को राजभाषाओं का दर्जा दिया गया है। आप सभी ये चीज़ जानते होंगे। ठीक है, इसके अलावा विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में राजभाषाओं पर आधारित प्रश्न हमेशा पूछ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यह टॉपिक जो है यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह संविधान से संबंधित है। ठीक है, तो इसलिए भाषाओं पर आधारित कुछ प्रश्न बनाए हैं, जिसमें UPSC, इम्पोर्टेंट PCS, SSC और CDS तथा अन्य परीक्षाओं के लिए तैयारी के लिए बहुत सहायक है। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और लाइक कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है वह क्वेश्चन है, भारत में भारतीय संविधान की कितनी राजभाषाएं वर्णित है। ठीक है, कितनी भाषा मतलब अभी फ़िलहाल में कितनी भाषाएं वर्णित है। तो मैं आपको एक बात पहले बता देती हूँ कि पहले सिर्फ 14 भाषा थी। ठीक है, तो आप ऐसा ना करिएगा कि सिर्फ 14 कर दोगे, क्योंकि पहले 14 थी, मगर अभी कितनी, अभी 22 भाषाएं वर्तमान में। ठीक है, मतलब पहले कितनी थी, पहले 24 थी, मगर 2003 के पहले कितनी थी, 14 भाषाएं थी, मगर 2003 के बाद कितनी हो गई भाषाएं, 22 भाषाएं हो गई है। ठीक है, अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों ने सिर्फ यही पढ़ा है कि 14 भाषाएं हैं, तो ये कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रहता है। मगर ये सिर्फ पहले मतलब 2003 के पहले 14 थी। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम, वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाषाएं वर्णित है वर्तमान में। ठीक है, वर्तमान पूछा गया है, वर्तमान में भारतीय संविधान में जो राजभाषा है वह कितनी है, 22 भाषाएं वर्णित है। ठीक है, 22 भाषाएं वर्णित है। इस पर अब 22 भाषाएं कौन कौन सी है, तो आप सुन लीजिएगा 22 भाषाएं कौन कौन सी है। बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, असमिया, उड़िया, उर्दू, बोडो, कोंकणी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत और सिंधी ये भाषा है। ठीक है, एक बार रिपीट कर देती हूँ मैं आपके लिए। बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, असमिया, उड़ीसा, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी। ठीक है, उसके बाद कोंकणी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत और सिंधी ये 22 भाषाएं क्या है, राजभाषाएं वर्णित है वर्तमान में। ठीक है, पहले तो 14 थी। ठीक है, पहले 14 थी, अब कितनी हो गई है, अब हो गई है 22 भाषाएं। वर्तमान में कितनी हो गई है, वर्तमान में आपकी 22 भाषाएं हो गई है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी की वर्तमान में भारतीय संविधान में राजभाषाएं 22 है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में राजभाषाएं किस अनुसूची में वर्णित है। अब देखो, हमने ये तो चीज़ देख ली है ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन में कि 22 भाषाएं हैं। ठीक है, अब ये 22 भाषाएं किस अनुसूची में वर्णित है। ठीक है, तो आप देखिए कि भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं वर्णित है। कितनी अनुसूची में है, तो 8वीं अनुसूची में क्या है, 22 भाषाएं। जो 22 भाषाएं हैं किसकी, भारतीय संविधान की, वह वर्णित है। आगे देखिए, 2003 में मैथिली, डोंगरी, बोडो, संथाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। जैसे कि मैंने आपको बताया 2003 के पहले कितनी थी, 14 भाषाएं थी। कब थी, 2003 में। ठीक है, उसके बाद 2003 के बाद कितनी हो गई, यह भाषाएं 22 हो गई। ठीक है, अब भाषाएं 22 हो गए, तो इनका वर्णन किस अनुसूची में किया गया है, तो इनका वर्णन अनुसूची 8 में किया गया है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है भारतीय संविधान में राजभाषाएं किस अनुसूची में वर्णित है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा कि 8वीं अनुसूची में वर्णित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजकीय भाषाओं के संदर्भ में सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, संविधान के भाग 10वें, 5वें और 11वें में अनुच्छेद 343 से 351 राजभाषा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी है आपका, जब तक राष्ट्रपति कोई अन्यथा व्यवस्था ना दे उच्चतम न्यायालय के कार्य अंग्रेजी में होंगे। ठीक है, तो आप देखिए कि इस क्वेश्चन का मतलब कि कथन सही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो कथन है, ये पहला वाला जो कथन है, यह कथन आपका सही। संविधान में भाग 5वें
10वें, 5वें और 11वें में अनुच्छेद 343 से 351 राजभाषा से संबंधित है। जब तक संसद कोई अन्य व्यवस्था ना दे, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय का कार्य अंग्रेजी भाषा में ही होंगे। ये आपका जो ऑप्शन है यह सही नहीं है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए है आपका अनुच्छेद 343 संघ की राज्य व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 344 राजभाषा पर संसदीय समिति एवं आयोग। ऑप्शन नंबर सी है आपका अनुच्छेद 345 राजभाषा। ऑप्शन नंबर डी है 351 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा। ठीक है, तो हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है? अनुच्छेद 343 में क्या आएगा? संघ की राज्य व्यवस्था। तो ये जो है आपका मतलब अनुच्छेद 343 में संघ की राज्य व्यवस्था का वर्णन है, तो ये तो आंसर आपका राइट हो गया। उसके बाद क्या दूसरा क्या आएगा? अनुच्छेद 344, तो उसमें क्या आएगा? राज्यसभा पर संसदीय समिति एवं आयोग। तो 344 में ये भी आपका ऑप्शन सही है कि 344 अनुच्छेद में राज्य व्यवस्था और संसदीय समिति एवं आयोग का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये वाला आपका भी सही हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्या? अनुच्छेद 345 राज्य की राज्य व्यवस्था। तो ये 345 में भी राज्य की राज्य व्यवस्था के बारे में वर्णन है, तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। उसके बाद चौथा आंसर आपका होगा अनुच्छेद 351 उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि 351 जो है इसमें क्या किया गया हैगा? हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देशन से है। मतलब कि 351 में जो हिंदी भाषा है ना उसका वर्णन किया गया है। सिर्फ हिंदी भाषा और जो इम्पोर्टेंट भाषा उनका वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 351 का संबंध हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देशित है, न कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा से। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन जो है ये वाला ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा। हमसे गलत ही पूछा गया है कि सम्मिलित नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसे यह अधिकार है कि वह हिंदी तथा किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सके? ठीक है, ऑप्शन देंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका संसद का कोई भी सदन। बी किसी राज्य का राज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल ऐसा कर सकता है लेकिन उसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी। ऑप्शन नंबर डी है आपका सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायालय। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कि किसी राज्य के राज्यपाल, ठीक है, किसी राज्य के राज्यपाल की पूर्व अनुमति से हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्रवाई की भाषा दे सकते हैं। ठीक है, मतलब कि संसद का कोई भी सदन नहीं दे सकता है। उसके बाद किसी राज्य का राज्यपाल भी नहीं दे सकता है। जैसे कि राज्यपाल ऐसा कर सकता है लेकिन उसे राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। ठीक है, ये आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन ही पूछा गया निम्न में से यह अधिकार किसे है कि वह हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्रवाई की भाषा दे सकता है? तो राज्यपाल ऐसा कर सकता है। ठीक है, चलिए हमारे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कौन जनहित याचिका लगानी हो तो याचिका किस भाषा में लिखी जानी चाहिए? ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर आपका ये है 22 भाषाओं में से किसी देखो मैं आपको पहले बता रही हूँ कि अगर आपको सिर्फ देखने इस वीडियो को सुनने से कुछ नहीं होगा। वीडियो को मतलब समझिए, और अगर आप जितने क्वेश्चन के आप आंसर दे सकते हो दो, चाहे आपका गलत हो या चाहे आपका राइट हो। जरूर नहीं कि सारे क्वेश्चन आपको आना ही ज़रूरी है। अगर आपको नहीं आते हैं तो आप ट्राई कीजिए। ठीक है, आंसर तो हम आपको बताएंगे ही, आपको सारी बुकों में भी आंसर मिल जाएंगे। मगर अगर आप इन क्वेश्चन के आंसर देते हो, ट्राई करते हो देना, तो आपको इनसे क्या होगा? आपको याद होंगे। ठीक है, जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपको याद है कि हाँ इसका मैंने यह आंसर दिया था। सिर्फ देख लेने से या सिर्फ आप वीडियो देख रहे हो इससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसे समझिए और कमेंट ज़रूर, मतलब आंसर आपके जो आंसर है वो कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, चलिए 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में। बी याचिकाकर्ता अपनी मातृभाषा में। सी केवल अंग्रेजी में। और डी हिंदी या अंग्रेजी में। तो देखिए आप, संसद में उच्चतम न्यायालय में हिंदी के प्रयोग के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा कि हिंदी के प्रयोग के लिए संसद
ने उच्चतम न्यायालय में, कहाँ पे, संसद ने उच्चतम न्यायालय में हिंदी का कोई प्रावधान नहीं है, हिंदी भाषा का कोई प्रावधान नहीं है, काय में नहीं है, व्यवस्था नहीं की गई है, मतलब ठीक है कि संसद में उच्चतम न्यायालय में हिंदी के प्रयोग के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अतः उच्चतम न्यायालय केवल उन्हीं याचनाओं को सुनता है जो सिर्फ अंग्रेजी में हो। ठीक है, तो जो हमारे उच्चतम न्यायालय जी है यह किस भाषा में सुनते हैं, केवल अंग्रेजी में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा कि उच्चतम न्यायालय की याचिका लगानी हो तो वह किस भाषा में लिखी जानी चाहिए, तो वह सिर्फ केवल इंग्लिश भाषा में लिखी जानी चाहिए, क्योंकि उच्चतम न्यायालय में हिंदी के प्रयोग के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी मुख्य क्षेत्रीय भाषा है? अरुणाचल प्रदेश में कौन सी मुख्य क्षेत्रीय भाषा है? ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए है असमिया, ऑप्शन नंबर डी है बोडो, ऑप्शन नंबर सी है अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर डी है डोंगरी। ठीक है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आंसर जरूर दीजिए। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। ठीक है, ये जो तीनों जगह है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में राज्य की जो मुख्य भाषा है वो क्या है, अंग्रेजी है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, इसके साथ साथ नागालैंड। ठीक है, ये तीनों क्या है, इसकी जो भाषा है वो कौन सी है, अंग्रेजी भाषा है। ठीक है, तो अंग्रेजी भाषा है। ठीक है, अब देखेंगे हम कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है। तो अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वह है ईटानगर। क्या है, ईटानगर। ठीक है, किसकी राजधानी, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी। अब इसमें जिले कितने हैं, तो जिलों की संख्या 25 है। ठीक है, इसके बाद अरुणाचल का गठन कब किया, तो अरुणाचल का गठन किया गया था 20 फरवरी 1987 में। ठीक है, आगे देखेंगे इसके राज्यपाल कौन, तो इसके राज्यपाल है बी डी मिश्रा। कौन है, बी डी मिश्रा। ठीक है, ये बात, ये मतलब ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो आप याद रखिएगा। आगे देखेंगे मुख्यमंत्री कौन, तो यहाँ के मुख्यमंत्री है ओसामा शाह समाज सेवी। ठीक है, जो काय के हैं, बीजेपी के हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड राज्य की जो मुख्य भाषा है वह क्या है, वह अंग्रेजी भाषा है। आगे देखेंगे इसकी राजधानी, तो इसकी राजधानी है ईटानगर। उसके बाद जिले कितने हैं, तो इसमें 25 जिले हैं, किसमें, अरुणाचल प्रदेश में। इस अरुणाचल प्रदेश का गठन कब किया गया था, तो 20 फरवरी 1987 में गठन किया गया था। राज्यपाल कौन है, तो इसके राज्यपाल है बी डी मिश्रा, किसके, अरुणाचल प्रदेश के। ठीक है, इसके मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री है ओसामा शाह समाज सेवी, जो काई से है वह बीजेपी से है। ठीक है, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अरुणाचल प्रदेश में कौन सी मुख्य क्षेत्रीय भाषा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट रहेगा कि अंग्रेजी भाषा क्या है, मुख्य भाषा है। कहाँ की, अरुणाचल प्रदेश की। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डोंगरी भाषा भारत के किस राज्य क्षेत्र में बोली जाती है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है आपका जम्मू और कश्मीर प्रांत, बी है पुदुचेरी, ऑप्शन नंबर सी है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर डी है आपका नागालैंड। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कि डोंगरी भाषा। ठीक है, डोंगरी भाषा भारत के जम्मू और कश्मीर के प्रांत में बोली जाने वाली भाषा है। कहाँ बोली जाती है, जम्मू और कश्मीर के प्रांत में बोली जाती है। वर्ष 2003 में इस भाषा को कब किया गया था, अब यह डोंगरी भाषा, तो यह 2003 में। ठीक है, इसे 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के 8वीं मतलब 92वां संशोधन था उसमें शामिल किया, अधिनियम द्वारा क्या किया था, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ठीक है, हमसे क्वेश्चन पूछा गया डोंगरी भाषा भारत के किस राज्य क्षेत्र में बोली जाती है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया कि यह भाषा जम्मू कश्मीर और कश्मीर प्रांत में बोली जाती है। ठीक है, अब इस भाषा का विकास कब हुआ, तो इसे 2003 में हुआ। ठीक है, अब अगले एक क्वेश्चन और हो जाता है कि इसे किस संशोधन के अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में रखा गया, तो इसे संशोधन 92 में रखा गया। अब इसके बाद इसका मतलब शामिल किस अनुसूची में किया, तो इसे 8वीं अनुसूची में
शामिल किया गया। ठीक है, आपके 4 क्वेश्चन होगा, देख लिए यहाँ पे कि पहला क्वेश्चन क्या हो गया कि डोगरी भाषा भारतीय किस राज्य में बोली जाती है, तो जम्मू और कश्मीर प्रशांत में। अब इस भाषा को कब विकास हुआ, 2003 में हुआ। इसके बाद किस संशोधन में, 92वें संशोधन में। किस अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची में। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है। ठीक है, वर्णित नहीं है। मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर पहले में ही 12 भाषाएं बताई थी। ठीक है, इसमें कौन सी भाषा ऐसी थी जो उसमें वर्णित नहीं थी उन भाषाओं में। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए नेपाली, यह भाषा भी थी। ऑप्शन नंबर बी कश्मीरी भाषा भी थी। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी सिंधी भाषा का ही वर्णन किया गया था। ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजी, क्या अंग्रेजी थी, नहीं, अंग्रेजी तो नहीं थी। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है, इसलिए यह भाषा 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है। ठीक है, काई में, भारतीय संविधान में। ठीक है, आगे देखेंगे। इसके अलावा प्रश्न में दी गई सभी भाषाएं वर्णित है, मतलब कि ये जो तीनों भाषाएं हैं, कौन कौन सी 3 भाषाएं, नेपाली, कश्मीरी, सिंधी, ये तीनों भाषाएं क्या है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित है। ठीक है, और कौन सी भाषा वर्णित नहीं, तो अंग्रेजी वर्णित नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर कि यह भाषा 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है। ठीक है, तो आपके आज के जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इन्हें एक बार और ज़रूर रिपीट कर लेगा और अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि यह एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको यह 2 से 3 बार बोल दिया है कि यह टॉपिक जो है आपका यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इससे अच्छे से याद कीजिएगा। ठीक है, हमारी अच्छी क्लास यहीं ख़त्म होती है।